हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 13 पहाड़ों से समुद्र तक भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के डैश से आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिघलने। नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से आता है। प्रश्न 2, निम्न समुद्रों नदियों में पाए जाने वाले जीवों के नाम बताइए। अरे यह तो व्हेल मछली का चित्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेल। आपको पता है बच्चों, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चित्र, इसे तो आप पहचान ही गए होंगे बच्चों, यह तो मगरमच्छ का चित्र है, तो यहाँ हम लिखेंगे मगरमच्छ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इस कथन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर अपने शब्दों में लिखेंगे कि जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो अपने विचार यहाँ व्यक्त करने हैं। आप सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, हमें पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, खाना पकाने व बर्तन धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नहाने व कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। चौथा, साफ सफाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पांचवा, पेड़ पौधों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। छठा, पशु पक्षियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सातवां, जल यातायात तथा बिजली पैदा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। आठवां, इतना ही नहीं, कई रीति रिवाजों और त्योहारों में भी पानी की ज़रूरत होती है। इस प्रकार जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, प्रस्तुत चित्र में कौन सी स्थिति दर्शाई गई है। इस स्थिति में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं, चित्र में बाढ़ की स्थिति दर्शाई गई है। इस स्थिति में लोगों को निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला, घरों में पानी भर जाता है। दूसरा, लोग बेघर हो जाते हैं। तीसरा, खाने पीने के सामान की कमी हो जाती है। चौथा, लोगों को भूखे प्यासे रहना पड़ता है। पांचवा, अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। छठा, बाढ़ से तरह तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। सातवां, लोग बीमार हो जाते हैं। आठवां, बाढ़ से लोगों को तन मन धन की हानि होती है। नौवां, पशु पक्षी भी बीमार व मर जाते हैं। 10वां, आजकल तो वैसे भी कोरोना फैला है और बाढ़ की वजह से वहाँ के लोगों में इसका संक्रमण और बढ़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नोट, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं ताकि जब बाढ़ आए तो मिट्टी बह न जाए और पेड़ खड़े रहें। हमें बाढ़ को रोकने के लिए और पेड़ लगाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और बताइए कि यमुना नदी क्यों गंदी हुई। कोई 5 कारण बताइए। नदियों को साफ रखने के कोई 5 उपाय भी सुझाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने माता पिता से चर्चा करनी है और बताना है कि यमुना नदी क्यों गंदी हुई। तो इसके लिए आप 5 कारण लिखेंगे। इसके अलावा नदियों को साफ रखने के 5 उपाय भी आप सुझाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे यमुना नदी गंदी होने के कारण। तो यमुना नदी के गंदी होने के कारण में हम लिखेंगे, पहला, मनुष्य द्वारा नदियों में नहाना, कपड़े धोना एवं मवेशियों को नहलाना। दूसरा, प्लास्टिक के थैले, ठोस अपशिष्ट, पूजा सामग्री आदि यमुना नदी में डालना। तीसरा, औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला रसायन व रासायनिक कचरे का मिलना। चौथा, घरों से निकलने वाले अपशिष्ट का यमुना नदी में प्रवाहित होना। पांचवा, किनारों पर की जाने वाली कृषि में रसायन व उर्वरकों का इस्तेमाल करना। तो इन सब कारणों से यमुना नदी गंदी हुई। तो ये यमुना नदी के गंदी होने के कारण थे। चलिए अब नदियों को साफ रखने के उपाय सुझाते हैं। तो यहाँ हमें नदियों को साफ रखने के 5 उपाय सुझाने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे,
पहला, नदियों में नहाना नहीं चाहिए। दूसरा, नदियों में कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा, नदियों में मवेशियों को नहीं नहलाना चाहिए। चौथा, नदियों में पूजा सामग्री, प्लास्टिक व कचरे को नहीं बहाना चाहिए। पांचवा, नदियों में घरों के सीवेज व कारखानों से निकलने वाले रासायनिक एवं अपशिष्ट पदार्थों को मिलने से रोकना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक और अतिरिक्त लिखा है, छठा, नदियों में मृतकों को नहीं बहाना चाहिए। तो इन सब का पालन करके हम नदियों को साफ रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, वर्षा जल का संचयन और भूजल का पुनर्भरण। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पीने के पानी के संसाधन सीमित हैं और इसकी मांग अधिक है। इसलिए हम सभी को जल संरक्षण की अवधारणा पर काम करने की ज़रूरत है। इस संबंध में वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर का पुनर्भरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र द्वारा वर्षा जल संचयन दर्शाया गया है कि किस प्रकार बारिश हो रही है तो छत पर पाइप लगाकर उसके पानी को एक टंकी में इकट्ठा किया जा रहा है। नीचे लिखा है, वर्षा जल संचयन वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। भूजल का पुनर्भरण संकट की अवधि के दौरान पानी की आवश्यकता को पूरा करने का एक आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छात्रों के लिए गतिविधियाँ। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इनका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें आप घर पर बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिनके द्वारा आप घर पर ही बारिश के पानी को इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। तो सभी बच्चे यह प्रश्न अपने आप करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, घरों में बाल्टी व अन्य किसी बर्तनों में बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसे घरेलू कार्यों एवं बैटरी आदि में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, बारिश के पानी को छत पर लगे पाइप के द्वारा नीचे एक टंकी में इकट्ठा कर उपयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न 2, वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो वर्षा जल संचयन होता है वह भूजल स्तर, जो धरती के नीचे जल होता है, उसका स्तर बढ़ाने में कैसे मदद करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा जल भूमि पर जिस स्थान पर एकत्रित किया जाता है उस जल में से धीरे धीरे कुछ जल रिस कर भूमि में चला जाता है, जो कि भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ बताया गया है कि वर्षा जल भूमि पर जिस स्थान पर एकत्रित करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा जल रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है और इस प्रकार भूजल स्तर बढ़ जाता है। प्रश्न 3, जल ही जीवन है विषय पर एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पोस्टर बनाना है, जल ही जीवन है विषय पर। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। साक्षरता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गरिमा और मानवाधिकारों का मामला है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकासात्मक लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता हासिल हो सके। अब यहाँ नीचे दिया गया है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधि, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। खेल,
हम में से कौन ऊंचा कूदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।